हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। आज बच्चों द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आखिरी लेक्चर है। हम देखने वाले हैं कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन देखेंगे। इस टॉपिक पे आने से पहले ये थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, कहाँ पे हम लोगों ने रिवॉल्यूशन को लाके छोड़ दिया था। जैकोबिन गवर्नमेंट की फॉल हो जाती है। कैसे फॉल होती है बच्चों? मैक्सिमिलियन को जिलोटिन कर दिया जाता है, उसी के लोग उसके ऊपर मुकदमा कर देते हैं और उसको मौत की सज़ा सुना दी जाती है। ठीक है, तो जब जैकोबिन गवर्नमेंट फॉल होती है तो जो वेल्दियर मिडिल क्लास होता है फिर से पावर में आ जाता है। जो पहले नेशनल असेंबली वाले थे वही तो थे थर्ड स्टेट के धनी वर्ग के लोग, तो फिर से ये पावर में आ जाते हैं। और ये लोग इस बार क्या करते हैं, नया संविधान बनाते हैं और कहते हैं कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। याद करो, मैंने बताया था 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी और डायरेक्टर चुनेंगी ये दोनों मिलके, जिनमें 5 मेंबर होंगे। एक आदमी को यह नहीं चुनना था, 5 लोगों को चुनना था। क्यों? ऐसा करने से ये फायदा होगा कि फिर से कोई नया मैक्सिमिलियन पैदा ना हो जाए। यानी 5 लोग रहेंगे तो यार एक ही, सब लोग एक विचार तो नहीं रख देंगे, सब लोग गलत तो नहीं ना करेंगे, ये सोच के ज़्यादा मेंबर्स को चुन लिया गया। ठीक है, 5 लोगों को, उनको बोला गया डायरेक्टर। लेकिन दिक्कत क्या थी बच्चों, ये दोनों सब आपस में ही झगड़ते थे। डायरेक्टर और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर आपस में ही झगड़ा करते रहते थे। अब 2 लोग आपस में झगड़ा करेंगे तो तीसरा आदमी फायदा उठाता है। क्लियर है? तो जब आपस में झगड़ा करते थे तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई। अब वही बात है, दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तीसरा आदमी फायदा उठाएगा। और तीसरा आदमी जो फायदा उठाएगा वो कौन था बच्चों? नेपोलियन बोनापार्ट। वहीं पे आर्मी में वो तैनात था। ठीक है, अब उसने क्या किया, तख्ता पलट दिया और अपना शासन ला दिया। 1804 में बच्चों नेपोलियन ने फ्रांस का राजा घोषित कर दिया अपने आप को कि अब मैं फ्रांस का राजा हूँ। क्लियर है? 1 मिनट के लिए बात कर लेते हैं बच्चों। फ्रांस की नसीब देखो किस तरीके से फूटी हुई है, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले क्या था? किंग था। लुई 16वां की बात किए थे हम लोग स्टार्टिंग में। किंग से स्टार्ट हुए तो क्या बनी? नेशनल असेंबली बनी। नेशनल असेंबली खत्म हुई तो क्या बनी बच्चों? कन्वेंशन बना। और कन्वेंशन खत्म हुआ तो क्या बना? फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल आया। लेजिस्लेटिव काउंसिल आया और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी खत्म हो गया तो फिर से नेपोलियन बोनापार्ट आया और अपने आप को क्या कर दिया? किंग घोषित कर दिया। जहां से तुम चले हो वहीं आके पहुंच गए। देखो, किंग से स्टार्ट किए थे इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन को और लास्ट में फिर से नेपोलियन अपने आप को क्या घोषित कर रहा है? फ्रांस का राजा। तो हमको तो लग रहा है क्या फायदा मिल रहा है आपको ये कहानी, ये रिवॉल्यूशन पढ़ने से, लेकिन मिलेगा। क्लियर है? लेकिन फ्रांस की नसीब ही कहेंगे, इतना फूटा हुआ नसीब, जहां से चले वहीं आके गिरे। क्लियर है? 1804 में अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर देता है नेपोलियन। उसके बाद क्या करता है, जो भी फ्रांस के अगल बगल के पड़ोसी मुल्क हैं यूरोप में जो पड़ते हैं उन पे ये अटैक करता था। अटैक करने के बाद उन पे विजय प्राप्त करता था और जब उन पे विजय प्राप्त करता था तो वहाँ एक प्रजा बसा देता था। ठीक है, कहता था ये मेरा किंगडम होगा और वहाँ का शासक अपने रिश्तेदारों को बना के चला आता था। जैसे कहीं इसके मौसा शासन कर रहे हैं बगल में जहाँ ये जीता हुआ है, दूसरे जगह इसके साड़ू भाई चले गए, तीसरे जगह इसके बहन को हस्बैंड को भेज दिए। तो इस तरीके से अपने रिश्तेदारों को ही भेज देता था। ठीक, जहाँ पे जीतता था ये। तो हमको तो लग रहा है पूरे रिश्तेदार को यूरोप में बैठा देगा राजगद्दी पे इस बार। ठीक है, ही सा हिमसेल्फ एज मॉडर्नाइजर। ये अपने आप को कहता था कि हम मॉडर्नाइज करने के लिए लोगों को आए हैं। यानी कि पता नहीं किस सदी में तुम लोग जी रहे हो, अब थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करो, हम तुम लोगों का डेवलपमेंट करने आए हैं। देखो कैसे कर रहा है, दूसरे देश में अटैक करता है, जीतता है तो रिश्तेदारों को बैठा देता है वहाँ। इसने कुछ नियम इंट्रोड्यूस किए थे बच्चों, कुछ कानून इसने इंट्रोड्यूस किए थे, वो बहुत अच्छे हैं। पहला क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। आपकी अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो आप उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई उस पर उंगली नहीं उठाएगा। क्लियर है? जैसे आपके पास खेती बाड़ी है, चाहे आपके पास गाड़ी है, तो आप उसकी सुरक्षा करिए, आपको कौन रोकेगा। क्लियर है? उस पर ये नहीं है कि राजा शासन कर रहा है, राजा आपको कुछ करने नहीं देगा, आपकी ज़मीन है तो उस पर कुछ फसल उगाने नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी आप कर सकते हैं सुरक्षा उसकी, जो चाहे करिए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मीजर। ये बोला कि हर जगह एक समान मेजरमेंट का तरीका होगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे यहाँ 10 किलोमीटर दूरी पे 1 किलो का मतलब आधा टुकड़ा ईटा का रखे हुए हो, उधर पता चले 1 ईटा रखा हुआ है 1 किलो के बराबर। बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता था अगर कुछ भी मेजर करना है। 50 किलोमीटर दूर जाओगे वहाँ कुछ और ही मेजर करने का तरीका हुआ है। ठीक है, ये बोला कि पूरे देश में एक तरीके का मेजरमेंट चलेगा। अगर इतने बड़े ईटा के टुकड़े को तुम 1 kg बोलते हो तो पूरा फ्रांस इसको 1 kg बोलेगा। इससे आसानी हो जाएगी हमको खरीदने बेचने में, जितने भी लोग हैं वहाँ के। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों चीजें याद रखना। इनिशियली नेपोलियन वाज सीन बाय मेनी पीपल एज लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। शुरुआत में तो बहुत मजा आता था लोगों को जब नेपोलियन कहीं भी युद्ध लड़ता था, जीतता था।
ठीक है। लोगों को लगता था अरे यार हमारे लिए ये काम कर रहा है, हमको आज़ादी दिला रहा है, ठीक है, बहुत खुश रहते थे लोग नेपोलियन से। बाद में जब इनको भनक लगा तो देखे कि अरे नहीं, इसकी आर्मी तो एक फोर्स की तरह है, वो कहीं भी अटैक करती है वहाँ ख़त्म कर देती है लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बैठा दे रही है। तो इनको बाद में ये एहसास हुआ कि नहीं, नेपोलियन गलत कर रहा है, अपने ही लोगों को बैठाते जा रहा है। और उसकी आर्मी मतलब समझ रहे हो, इन्वेडिंग फोर्स की, मतलब आक्रमण करने वाली जैसे दिखती थी कि हमारे ऊपर अटैक नहीं होता है उस तरीके से, ये अच्छा इंसान नहीं है, ये लोग सोचने लगे धीरे धीरे। अब क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, इसको वाटरलू के युद्ध में 1815 में जो पड़ोसी देश थे आपस में गठबंधन किए कि नहीं इसको मारो, नहीं तो सबको ख़त्म कर देगा धीरे धीरे। ये 1815 में वाटरलू में युद्ध हुआ और इसको वहाँ हरा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ ख़त्म होती है बच्चों नेपोलियन बोनापार्टे की कहानी, टोटली फिनिश हो जाती है। क्लियर है। अब हमको 2 पॉइंट्स देखने हैं, वो देख लेते हैं कि फ्रांस के रिवॉल्यूशन से हमको क्या मिला, यानी कि इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमको क्या सिखाया। क्लियर है, उससे हमको क्या सीख मिलती है वो देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों देख लेते हैं कि हमको द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या मिला। ठीक है, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लीगेसी का मतलब होता है बच्चों विरासत, जो आपको आपके पूर्वज छोड़ के जाते हैं। जैसे आपके घर में जो पूर्वज थे वो आपके लिए क्या छोड़ के गए हैं, जिस ज़मीन पे आप रहते हो ये उन्हीं का था ना, जो घर बनवा के गए हैं वो उन्होंने बनवाया था। तो आपके लिए क्या दे के गए हैं, घर दे के गए हैं, ज़मीन दे के गए हैं, वो आपका तो है नहीं, आपको किसी ने दिया हुआ है। ऐसे ही हमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या मिला, जो हमने एडॉप्ट किया होगा अपने देश में। तो पहला था बच्चों लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी का मतलब क्या हम बता चुके हैं, आज़ादी। ठीक है, कि आप इंडिया में रहते हो, आपको बोलने का अधिकार है, अपनी बातें रखने का अधिकार है। अगर आप न्यूज़पेपर छापना चाहते हैं वो छापने का अधिकार है, क्रिटिसाइज करना चाहते हैं वो करने का अधिकार है। ये सब चीज़ें किसकी देन है, फ्रांस से हम लोगों ने देखा और कॉपी किया कि ये सब चीज़ें फ्रांस में कभी हो चुकी हैं। ठीक है, वहाँ के लोगों को मिला था बहुत पहले जब रिवॉल्यूशन हुआ था। हम तो 1947 में आज़ाद हुए। डेमोक्रेटिक राइट्स, अब डेमोक्रेटिक राइट्स कैसे हमको फ्रांस ने दिया है बच्चों, ये देखा जाए। फ्रांस ने दिया का मतलब ये थोड़ी कहा फ्रांस ने किया कि भैया ले जाओ झोला में भर के दे दिए 5 किलो डेमोक्रेटिक राइट्स, ऐसे थोड़ी। हम लोगों ने देखा कि नहीं यार ये सब चीज़ें अच्छी है जो फ्रांस में हो चुकी हैं पहले, तो हमने कॉपी किया। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक राइट्स का मतलब क्या हुआ बच्चों कि आप यहाँ पे क्या होगा, इलेक्शन होगा, इलेक्शन में लोग वोटिंग करेंगे, लोग खड़े हो सकते हैं, देश को चलाने के लिए कोई भी खड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो राजा के घर का ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमको सीख मिलती है, क्या मिला, लीगेसी मिला, विरासत के रूप में हमको मिला हुआ है। अब इंडिया के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। उस टाइम टीपू सुल्तान और राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ये 2 लोग थे जो रिस्पॉन्ड किए थे, यानी फ्रांस की क्रांति पे कुछ टिप्पणी किए थे। वो कौन थे, 2 एग्जाम्पल कह सकते हो हमारे इंडिया के। तो इनका आपको क्या रखना है, नाम याद रखना है। अगर पूछ दिया जाए कि कौन 2 लोग थे तो बता सकते हो, टीपू सुल्तान और राम मोहन राय। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से होता है कंप्लीट, और हो सके तो मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा, उसमें जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन हो सकते हैं उसको मैं हिंट दे दूंगा आप लोगों को कि कैसे लिखना होगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। अब ये हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है आज। ओके, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा।